नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल और आपके लिए लेकर आई हूं देश और दुनिया की खबरें बिना लाग लपेट के। आप मेरे साथ बस 60 मिनट तक बने रहिएगा, आंख कान खोल के। शुरुआत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की खबर के साथ, जो कि दशहरे के मौके पर दार्जिलिंग के सुखना वॉर मेमोरियल में शस्त्र पूजा करते हुए नजर आए और इस दौरान जवानों के बीच में उन्होंने भाषण भी दिया। भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि भारत चीन के साथ एलएसी पर चल रहे तनाव को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन कोई भारत को छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। लेकिन इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दार्जिलिंग के सुखना वॉर मेमोरियल पहुंचे और वहां सेना के आधुनिक हथियारों की फूल और मालाओं के साथ पूजा अर्चना की। ये पहली बार है जब एलएसी पर इस तरह शस्त्र पूजा की गई। इस दौरान वहां मौजूद जवानों का जोश हाई दिखा और उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न होने पर भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जवानों ने अत्याधुनिक गन दिखाई, जिसकी बारीकियां राजनाथ सिंह ने वहां मौजूद अधिकारियों से जानी। सर एक बार दरअसल इस सैन्य केंद्र पर सिक्किम सेंटर से चीन से लगती एलएसी की रक्षा की जिम्मेदारी है, लिहाजा विजयदशमी के दिन रक्षा मंत्री को अपने बीच पाकर वहां मौजूद जवान खासे खुश नजर आए। शस्त्र पूजा के बाद राजनाथ सिंह का चीन को एक बार फिर सख्त संदेश सामने आया। उन्होंने कहा कि एलएसी पर 1 इंच भी जमीन हम जाने नहीं देंगे। इस समय भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा यह है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। हाल फिलहाल जो कुछ भी इंडो चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में हुआ है, उसमें मैं कह सकता हूं, निश्चित जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हमारे भारत के सेना के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है, आगे यदि इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखने वाला इतिहासज्ञ हमारे भारत के सेना के जवानों के इस शौर्य और पराक्रम की गाथा को स्वर्णाक्षरों में लिखेगा। लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच एलएसी पर जवानों का मनोबल फिलहाल हाई है, तो सिक्किम और अरुणाचल से लगी सीमा पर भी जवान दिन रात मुस्तैद हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विजयदशमी के दिन जवानों के साथ होना उनका उत्साह और बढ़ा गया। और आगे बढ़ते हुए खबर अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हुई। कोरोना वायरस यहां सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डेमोक्रेट कैंडिडेट जो बिडेन ने कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो हर अमेरिकी को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। दरअसल बिहार चुनाव के मद्देनजर इसी हफ्ते बीजेपी के घोषणा पत्र में भी कहा गया है कि सत्ता में आए तो बिहार वासियों को मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। Before any vaccine is widely available. We need a president who will take responsibility for making sure it gets to every single person in this country in a way that's equitable and accountable. We need a president who, in the meantime, is doing his job to protect the American people. Once we have a safe and effective vaccine, it has to be free to everyone, whether or not you're insured. Let me say that again. The vaccine must be free and freely available to everyone. This is just not one more reason why it's so despicable that Donald Trump is fighting in the middle of a pandemic to get the U.S. Supreme Court to strike down the entire Affordable Care Act.
और उधर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से एक्टिव मोड में। ट्रंप ने मीडिया में आई उन खबरों और चुनावी आंकड़ों को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन से पीछे दिखाया जा रहा था। ट्रंप ने दावा किया है कि उनका चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है और जीत उन्हीं की होगी। But I think we're doing very well. The numbers are coming in unbelievably well. I don't believe the media's talking about them. I'm not sure the media knows exactly what's happening yet. But in Florida, we're doing very well. North Carolina, doing very well. Iowa, doing very well. The governor was just telling me that in Ohio, we're doing great. आज विजयदशमी यानी कि दशहरे का खास दिन है और इसी दिन चीन को सबक सिखाने के लिए जुड़ा आरएसएस चीफ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शायद हजम हुआ नहीं है, इसीलिए वो एलएसी पर चीन की हालिया हरकतों को लेकर सरकार से सवाल पूछने लगे। अच्छा है, सवाल पूछिए, विपक्ष का हक है, लेकिन कभी कभी लगता है कि मोदी सरकार और आरएसएस को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी लाइन क्रॉस कर जाते हैं। मोहन भागवत ने दशहरे के मौके पर नागपुर में मौजूद संघ मुख्यालय में शस्त्र पूजा की। इस दौरान उन्होंने चीन का जिक्र करते हुए उसे साम्राज्यवादी बताया और दावा किया कि भारत उसके सामने तन कर खड़ा हुआ है, जिससे उसके मंसूबे ध्वस्त हो गए हैं। वहीं भारत की ताकत से पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के हौसले भी पस्त हैं। सारी समस्याओं से मनमुटाव न होने देते हुए हमको इनको दूर करने का प्रयास अधिक गति से करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सबसे मित्रता करने वाले हैं। हमारा स्वभाव किसी से लड़ने का नहीं है, लेकिन हम मित्रता करने वाले हैं, इसका मतलब हम दुर्बल नहीं है। हमारी मित्रता की वृत्ति को दुर्बलता समझकर और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम चाहे जैसे झुका सकते हैं इनको, हम चाहे जैसे इनको मोड़ सकते हैं, उनकी गलतफहमी कम से कम अब तो दूर हो गई होगी। हमारी सेना की देशभक्ति, वीरता, हमारे शासनकर्ताओं की आज की स्वाभिमानी नीति और भारत के लोगों का ऐसे प्रसंगों में एकजुट खड़ा होकर नीति धैर्य के साथ आने वाली परिस्थिति का मुकाबला करना, चीन को यह पहली बार अनुभव मिला होगा, उससे उसने समझ जाना चाहिए। ऐसा मानस जो मन में रखते हैं उनको सबको समझना चाहिए कि इतने कच्चे हम नहीं है। ऐसी कोई भी परिस्थिति आएगी तो हम लोगों की सजगता, तैयारी और दृढ़ता किसी प्रकार कम नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, मोहन भागवत ने कश्मीर से 370 हटाने और सीएए कानून को लेकर उन लोगों को घेरा जो भारत के टुकड़े करने की दिन रात कोशिशों में जुटे रहते हैं। विजयदशमी के पहले ही 370 प्रभावहीन हो गया, संसद में उसकी पूरी प्रक्रिया हुई। नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून वो संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद पास हुआ। जो भारत के नागरिक है उनके लिए उसमें कुछ खतरा नहीं था। बाहर से जो आते हैं भारत में और नागरिक बनने की इच्छा उनकी है तो उसके लिए भी कानून में पहले से प्रावधान है, ऐसे लोग भी बन सकते हैं। हालांकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और संघ प्रमुख मोहन भागवत पर चीन को लेकर करारा तंज किया और ट्वीट किया कि अंदर ही अंदर मोहन भागवत सारी सच्चाई जानते हैं। हालांकि वो इसका सामना करने से डरते हैं। सच तो ये है कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है। भारत सरकार और आरएसएस ने ही इसकी अनुमति दी है। कुल मिलाकर चीन के मसले पर मोदी सरकार और आरएसएस हमेशा से जहां जवानों का मोराल बढ़ाने और दुश्मनों को करारा जवाब देने के मूड में दिखाई देते हैं, वहीं राहुल गांधी सरकार को घेरने और आईना दिखाने के चक्कर में उस दायरे को भूल जाते हैं जो देश की भावना से ओतप्रोत है। राहुल को भी सोचना चाहिए कि विजयदशमी के दिन ऐसा बयान दें जिससे कि जवानों का जोश हाई रहे। अगली खबर आपकी और हमारी सेहत से जुड़ी हुई है। दिल्ली एनसीआर की हवा हर रोज और ज्यादा जहरीली हो रही है।
कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI 400 के पार है। एक तरफ प्रदूषण का प्रहार है तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से राहत की कोशिशें भी जारी हैं। दो तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं जिनसे समझा जा सकता है कि दिल्ली की हवा कितनी ज्यादा खतरनाक है। दरअसल दिल्ली के पवाना इलाके में सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 था, मुंडका में 423 और जहांगीरपुरी में 416 रहा। दरअसल ये हालात पराली जलाने के बाद बढ़ रहे वायु प्रदूषण की वजह से हुए हैं, लेकिन हर साल सिर्फ ठंड के दिन में दिल्ली के प्रदूषण को कम करने की महज बातें होती हैं और बातें कागजों तक सिमट कर ही रह जाती हैं और नतीजा आपके टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें। एक तरफ प्रदूषण का प्रहार, वहीं दूसरी तरफ राहत की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन समस्या जस की तस अभी भी बनी हुई है। गैस चेंबर बनता जा रहा है दिल्ली NCR। हवा जो है अब पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों की बात माने तो धीरे धीरे ये जहर पूरी तरह से अब सीवियर कंडीशन में बदलता जा रहा है। उनकी बात माने तो उनका IMD का कहना है कि आज शाम में ये हवा और ज्यादा प्रदूषित हो जाएगी। इस समय हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे, हम इंडिया गेट के पास हैं, लेकिन वहाँ पे सामने आप देखिए जहाँ पर पार्लियामेंट होता है, राष्ट्रपति भवन है, वो इलाका पूरी तरह से धुंधला नजर आ रहा है। ये कोई ओस नहीं है, ये पूरी तरह से डस्ट है, ये पोल्यूशन है जो पूरी तरह से अपने आगोश में लिए बैठा हुआ है। अगर बात करें हम नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली में अगर हम PM 2.5 की बात करें तो 239 है। वहीं अगर बात करें हम आनंद परवर की तो PM 2.5 226 है। आनंद विहार की बात करें तो 248 है 2.5। वहीं अगर बात करें हम तो अशोक विहार की तरफ बात करें हम 201 है। वहीं बालीनगर की बात करें तो यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है इंडेक्स में, वो दिखाया जा रहा है कि 188 है। चाणक्यपुरी की बात करें हम तो PM 2.5 201 है। ये तमाम जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो पूरे आ रहे हैं PM 2.5 और PM 10 के, वो आपके सामने हैं। यानी हर तरफ से कहीं भी इलाके में जाएंगे आप तो पूरी तरह से हवा प्रदूषित हो चली है और पूरी तरह से हम कहें तो धीरे धीरे अब ये गैस चैम्बर में तब्दील होती नजर आ रही है। कैमरामैन अंकित के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली से सटे नोएडा और तमाम NCR में सुबह से ही हवा दम घोट रही है। हवा इतनी ज्यादा जहरीली हो चुकी है कि कई लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हुई। बढ़ते प्रदूषण को लेकर नोएडा विकास प्राधिकरण के आला अफसर भी काफी परेशान हैं। बराबर मीटिंगें की जा रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये हालांकि स्टेडियम है यहाँ पर, और उसके बावजूद भी अभी भी आप ये देखिए, गौर से देखिए कि कहीं ना कहीं पोल्यूशन साफ नजर आएगा। जिस तरीके से वो सामने की बिल्डिंग है, वो अभी भी चारों तरफ से ऐसा धुएं से हल्की हल्की घिरी हुई है, और सवेरे के वक्त जो इंसान उठता है तो वो कहीं ना कहीं इसे फॉग समझ बैठता है, लेकिन ये वो जहरीला पोल्यूशन है जो हवा में पूरी तरीके से घुल चुका है। हालांकि नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण के आला अफसरों की बैठक में ये जरूर तय किया गया था कि नोएडा की सड़कों पर जो है दिन रात जो है कहीं ना कहीं पानी का छिड़काव किया जाएगा, ताकि जो है इस बढ़ते पोल्यूशन पे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन आज दशहरे का दिन है और रावण दहन के बाद देखने की बात यह होगी कि पोल्यूशन का स्तर कितना बढ़ता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में अब दीपावली का भी समय आ रहा है, तो लगातार बढ़ते पोल्यूशन को लेकर उम्र दराज लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज। और इसीलिए हम कह रहे हैं AQI जब इतना ज्यादा जहरीला लेवल पर है तो बहुत जरूरी है तो ही घर से निकलिएगा, मास्क का इस्तेमाल आपको बिल्कुल करना है। आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो शिवसेना से जुड़ी हुई है। शिवसेना के विजयदशमी कार्यक्रम में गरजते हुए नजर आए हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोला, कहा हिम्मत है तो सरकार गिराकर दिखाएं। बहुत सवाल उठाए गए कि शिवसेना आखिर खामोश क्यों है, और शायद उन्हीं सब चुप्पियों का जवाब उद्धव ठाकरे ने आज दिया। कहा, आज मैं महाराष्ट्र के CM के तौर पर बोल रहा हूं, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात उद्धव ठाकरे ने कही। कहा, घंटा बजाओ, थाली बजाओ, ये सब हिंदुत्व नहीं है।
साथ ही साथ सुशांत मामले को लेकर भी उन्होंने चुप्पी तोड़ी। सुशांत मामले में मुंबई की छवि खराब करने की कोशिश हुई है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। साथ ही कहा मेरे बेटे आदित्य ठाकरे का भी नाम इसमें लिया गया। बिना नाम लिए कंगना पर भी हाथों हाथ निशाना साध दिया। साथ ही मुंबई को पीओके कहने वाले रावण का चेहरा बताया। कहा कि जो मुंबई को पीओके कह रहा है वो रावण का चेहरा है, मतलब सीधे तौर पर कंगना रनौत पर निशाना, लेकिन बिना नाम दिए। मुंबई पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश हुई। देश में कहीं पीओके है तो ये मोदी जी की नाकामी है। सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमला, सीधे तौर पर मोदी का नाम लेते हुए कहा कि अगर मुंबई को पीओके कहा जा रहा है, अगर हिंदुस्तान में कहीं भी पीओके जैसी स्थिति है तो फिर ये तो मोदी सरकार की नाकामी है। उर्वशी खोना इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हमारे साथ। उर्वशी, शायद आज का दिन बेहतर लगा उद्धव ठाकरे को उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए जो लगातार पिछले दिनों उठ रहे थे। हमने देखा था कि किस तरह से पिछले कई दिनों से कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर सवाल किए जा रहे थे, और आज शायद उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के लीडर और शिवसेना के चीफ होने के नाते जो अपनी मन की बात की है अलग अलग मुद्दों पर। कई ऐसे मुद्दे थे सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर जिस तरह से चीजें हो रही थी, और इतना ही नहीं हिंदुत्व को लेकर उन्हें जिस तरह से क्वेश्चन किया जा रहा था, इन सारे मुद्दों पर आज जो है उद्धव ठाकरे ने बात की है। उद्धव ठाकरे ने बार बार जो उनके ऊपर अटैक्स आए थे उनको जहां पे उन्होंने जवाब दिया, वहीं उन्होंने भी खुद ने बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर अटैक किया अलग अलग मुद्दों को लेकर। खास करके एक बहुत ही अलग ग्रुप दिखाई दिया उद्धव ठाकरे का इस बार, जहां पे एक नेशनल रोल और ऐसा लगता है उर्वशी, आज जब गरजे उद्धव ठाकरे तो कोई भी मुद्दा छोड़ा नहीं, कोई भी सवाल छोड़ा नहीं जो पिछले दिनों लगातार उद्धव सरकार से पूछे जाते रहे, महाराष्ट्र सरकार से तंज होते रहे, सवाल होते रहे। एक एक सवाल का जवाब उद्धव ठाकरे ने दिया है। आंख कान खोल के में कुछ और भी खबरें होंगी। आगे बढ़ते हुए एक ब्रेक का वक्त हो गया है। आंख कान खोल के में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात अब बिहार चुनाव की। नीतीश कुमार अपनी जनसभाओं में विरोध करने वालों पर भड़क उठते हैं। दरअसल कांटी में जब लोगों ने विरोध किया तो मंच से ही वो भड़क उठे और तुरंत विरोध करने वालों को विरोधी दल का बताते हुए लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिला दी और कहा जाकर अपने माँ बाप से पूछो उन दिनों का हाल कैसा था। काहे के लिए मुर्दाबाद कह रहे हो? तो जिसका जिंदाबाद कह रहे हो उसका सुनने जाओ। अरे जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसको सुनने के लिए जाओ। यहाँ हमको मालूम है कुछ लोगों को न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है। हम समाज को एक करने में लगे, अब वो लोग लगे हुए हैं समाज को फिर बांट दो, फिर झगड़ा का माहौल पैदा करो। आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को कोई यहाँ कुछ नहीं करेगा। वो तुम 8-10 आदमी और यहाँ हजारों लोग हैं, कोई तुमको कुछ नहीं करेंगे। कि अगर कुछ थोड़ा आप भी करेंगे तो तुमको लाभ मिलेगा, तो ये जान लो यहाँ पर। और जो भी सबक सिखाता है, कम उम्र के बच्चे हो, क्या हाल था अपने माता पिता से जाकर के पूछ लो कि शाम होने के बाद घर से बाहर निकल पाते थे। अपने माता पिता से जाकर के पूछो कि स्कूल में कोई पढ़ाई होती थी। से भड़कते हुए नीतीश कुमार। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश पर फिर से तंज किया। कहा कि बिहार की जनता उनकी सरकार को उखाड़ फेंकेगी क्योंकि बिहार के लोग गुस्से में हैं और वो वोट करते वक्त इस गुस्से का इस्तेमाल जरूर करेंगे। लोग अब नीतीश कुमार जी से गुस्सा नहीं है बल्कि नफरत करने लगे हैं। गुस्सा होना एक अलग बात है, एक नफरत हो जाना एक दूसरी चीज है। जो भीड़ आ रही है, भारी आक्रोशी नहीं बल्कि नफरत नीतीश कुमार जी से होने लगी है। और दूसरी बात, जो हम लोगों ने विकल्प दिया है, लोगों की उम्मीदें और आशाएं जगी है, इसलिए भारी तादाद में लोग जो है, चाहे किसी भी जात के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, जात पात धर्म से ऊपर हट करके
सब बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव लड़ना है। और हम बार बार हमेशा कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा। जो लोग रोजगार को लेकर के मजाक उड़ाया करते थे, अब ये लोग भी जान रहे हैं कि ये सच होने वाला है, क्योंकि पूरी लॉजिक तरीके से पूरे स्टडी कर करके हम लोगों ने 10 लाख नौकरियों की बात की है। तेजस्वी यादव को आपने सुन लिया। बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने की चुनावी घोषणा पर करारा तंज किया। सूर्या ने कहा कि जिसने एक दिन भी नौकरी नहीं की, उसे बेरोजगारी पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। जो युवराजाओं ने के पूरे जीवन में एक दिन का भी ईमानदारी से रोजगार नहीं किया है, उस लोगों को अवसर सृजन करने का, रोजगार सृजन करने का विजन भी कैसे हो सकता है, और उन लोगों का बेरोजगारी पर बात करने का नैतिक अधिकार भी नहीं। जो नेता गरीबी को करीब से देखा है, जिंदगी भर गरीबी के साथ संघर्ष किया है, सिर्फ वो लोगों को, उन नेताओं को गरीबी हो या बेरोजगारी हो, इसके खिलाफ कैसे लड़ने का ये नैतिक अधिकार सिर्फ उन्हीं नेताओं के पास होते हैं जो नरेंद्र मोदी जी के साथ जमीन से उठकर जो नेता है सिर्फ उनके पास होते हैं। महलों में राजनीति करने वाला जो युवराजा है, ये सब इन युवराजाओं को गरीबी का डिजास्टर्स इफेक्ट जो है वो पता ही नहीं। एनडीए और महागठबंधन तो चुनाव प्रचार में जुटे ही हुए हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान भी किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। सीतामढ़ी में सीता मां के दर पर पहुंचे, पूजा अर्चना की। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं। चिराग पासवान के ये आस्था और विश्वास में डूबी हुई तस्वीरें हैं। सीता मां के दर पर पहुंचे, आशीर्वाद मांगा, हनुमान जी की आरती करते हुए नजर आए और साथ ही साथ शिव की भक्ति में भी लीन नजर आए। ऊपर वाले पर भरोसा ये कि बिहार की जनता का साथ मिलेगा, प्यार मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, बिल्कुल मेरी व्यक्तिगत आस्था तो है ही, पर कहीं ना कहीं माता सीता प्रतीक है नारी शक्ति का भी। हम लोग आज जब नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो माता सीता का को भी उस तरीके से मैं चाहता हूं जिस तरीके से अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उससे ज्यादा भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर माता सीता के लिए किया जाए। और इससे मेरी दोनों सोच है, मेरी आस्था तो है ही, पर कहीं ना कहीं हमारे बिहार के विकास में भी, राजस्व के विकास में भी इसका योगदान रहेगा। जो सरकार युवा विरोधी है, जो मुख्यमंत्री युवा विरोधी है, जो मुख्यमंत्री युवाओं को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, अच्छा रोजगार नहीं दे सकता, जिसकी वजह से आज भी लाखों हमारे युवा साथी दूसरे प्रदेशों में रहने के लिए मजबूर है, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई बम्बई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कोई दिल्ली का लड़का बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों हम बिहारियों को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? ये सुविधा हमारे प्रदेश में क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि हमारे प्रदेश में एक युवा विरोधी मुख्यमंत्री है जो चाहते नहीं कि हमारे प्रदेश के युवा आगे बढ़े। चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार सत्ता से जाने वाले हैं। आज बहुत बड़ा बयान दे दिया, कहा कि अगर चिराग पासवान सत्ता में आए तो नीतीश जेल में जरूर जाएंगे क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हुआ है। चिराग पासवान इस बार के चुनाव में सबसे अहम किरदार माने जा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि अगर त्रिशंकु विधानसभा आती है, सरकार की चाबी उन्हीं के हाथ में होगी। चिराग से बातचीत की है संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। अभी सिर्फ एक ही मिशन है, वो है बिहार का विकास। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू करना एकमात्र लक्ष्य। और दूसरा सबसे बड़ा, मौजूदा मुख्यमंत्री को किसी भी कीमत पर, अगर ये दोबारा गलती से भी मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार जी, ए बिहार हार जाएगा, बी पलायन को बच्चे फिर मजबूर हो जाएंगे, और सी बिहार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एलजेपी जेडीयू के सामने खड़ी है।
लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लाभ जो है तेजस्वी को हो रहा है। देखिए, मेरे बारे में ये बार बार कहा जाता है और कुछ ऐसे चैनल हैं भी जो ये नैरेटिव भी सेट करते हैं और कुछ ऐसे नेता भी हैं जो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भैया वोट कटवा पार्टी है, तो किसी की बी टीम है, तो किसी को लाभ पहुंचा रही है। मेरी समझ में ही नहीं आता कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ और क्या सोच है उन लोगों की। भाई मैं क्यों अपनी पार्टी के लिए मैं काम नहीं कर सकता हूँ? मेरी पार्टी 20 साल पुरानी पार्टी है। मेरी पार्टी के सर्वमान्य नेता मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी का 51 साल का बेदाग सक्रिय राजनीति का अनुभव है। क्यों मेरी पार्टी अपने सिद्धांतों के लिए, अपनी नीति के साथ, अपने विचारों के लिए नहीं खड़ी हो सकती? उसके लिए क्यों नहीं लड़ सकती? क्यों ये माना जाए कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा किसी की पुछलग्गू पार्टी ही रहेगी, तभी काम करेगी? हम लोगों ने 2005 में भी करके दिखाया। 2005 में भी जब हम लोग अकेले लड़े थे, उस वक्त जब पापा ने निर्णय लिया था, 29 सीट हम लोग जीत कर आए। बल्कि हकीकत यह है कि जब जब लोक जनशक्ति पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा, हम लोग का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। उसके बाद आप 10 के विधानसभा देख लीजिए, आप 15 की विधानसभा देख लीजिए। जब जब हम लोग गठबंधन में लड़े तो हम लोग की सीटें खत्म ही हुई हैं, कम ही हुई हैं। तो आज भी जब मैं अकेले लड़ रहा हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी से कई ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ और उनसे कई ज़्यादा सीटें मैं जीत भी रहा हूँ। बल्कि आप भी इसका सर्वे कीजिए, आप तो खुद जा रहे हैं जगह जगह, आप खुद देख रहे हैं, आप खुद इस बात को बेहतर बता सकते हैं कि क्या मैं किसी की बी टीम हूँ या मैं किसी को फायदा पहुंचा रहा हूँ, या सही में मेरी पार्टी खुद फायदे में है और जिसका फायदा, जिसका बेनिफिट बिहार को होने वाला है। चिराग जी, लेकिन नीतीश के प्रति इतना क्यों नाराजगी, क्यों, आखिर क्या है? ये सब लोग जानना चाहते हैं। इंडिया न्यूज के दर्शक के सामने, न्यूज एक्स के दर्शक के सामने आप खुलासा करें। ये मेरी नाराजगी है, ये तो जनता की नाराजगी है। आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए, क्या जनता नाराज नहीं है नीतीश जी से? कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के भाषण में उनके सामने मुख्यमंत्री जी के विरोध में नारे लगे, जनता क्लियर है इस बात को लेकर कि आज भाई मुख्यमंत्री ने बताया ना मुझे कि पिछले 5 साल में क्या किया। भाई वो ये बोलते हैं कारखाने नहीं खोल सकते, क्यों? क्योंकि बिहार लैंडलॉक्ड है। भैया पंजाब भी, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, जब वहाँ पे रोजगार आ सकते हैं, कारखाने खोल सकते हैं, बिहार में क्यों नहीं खोल सकते? 5 साल में मुझे बताइए, 15 साल में एक नहीं खोला, 5 साल में क्या खोलेंगे कारखाने? क्यों आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए? कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों पटना में, कोटा में इस तरीके के, क्यों पटना में हम लोग एजुकेशन कोचिंग सेंटर्स नहीं खोल सकते, एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? क्यों कोरोना में, लॉकडाउन में, जब हमारे मुख्यमंत्री ने बोला था कि किसी भी बिहारी को बिहार की सीमा में नहीं आने दिया जाएगा, क्यों नहीं आने दिया गया था? क्वारंटीन सेंटर्स की हालत देखिए, किस बदहाल स्थिति में उनको रहने के लिए मजबूर किया गया था। चिराग पासवान की मुख्य बातें आपने सुनी, मौजूदा समस्याओं को उठाते हुए नजर आए और कहा कि अगर सत्ता में आते हैं तो इन सभी समस्याओं का निपटारा होगा, इन्हें दूर किया जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी से इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने तेजस्वी को अनुभवहीन बताया, साथ ही एनडीए की जीत का दावा भी किया। जोरों पर है और पहले चरण का प्रचार कल थम जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हमारे साथ हैं। मांझी साहब, यहाँ पर मुद्दा क्या है? बिहार का मुद्दा तो ऑलवेज विकास रहा है। विकास, जंगल राज, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे रहे हैं और इन मुद्दों को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। और दूसरी बात है नेतृत्व भी, तो नेतृत्व जो हमारे एनडीए का भी है, राज्य में नीतीश कुमार का और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का, तो उस नेतृत्व के सामने विपक्ष का कोई नेतृत्व नहीं है, अनुभव भी नहीं है, जिसके चलते हम लोग जनता को समझाने का प्रयास करते हैं कि अनुभव वाले नेता को ही चुनिए जिसने अच्छा काम किया है, और कुछ काम बचे भी हैं, वो काम हो जाएगा 20 से 25 के बीच में। इस पर जनता काफ़ी उत्साहित होती है और एनडीए के पक्ष में मतदान करने को हम समझते हैं कि सभी मतदाता तैयार हैं। लेकिन मांझी साहब,
आप पहले अगर बात करें चुनाव से पहले महागठबंधन के साथ ही आखिरकार क्या वजह रही कि आप एनडीए में शामिल? देखिए, जमहूरियत है, जनतंत्र है। जनतंत्र में एक की बात नहीं चलनी चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए। वहाँ एक की चल रही थी। आप सुन भी तो लीजिए, तुरंत ही तो बीच में आप लोग करते हैं, सारा चीज़ का हम जवाब दे देंगे। और आपने देखा कि वहाँ जितनी गड़बड़ियाँ थी उस गड़बड़ी को हम नहीं उजागर किया, लेकिन स्वर्गीय रघुवंश बाबू ने तो उजागर किया कि क्या वहाँ क्राइटेरिया है। तो वैसी परिस्थिति में हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग किया कि सब मिल बैठ करके हम लोग तय करें। 6 महीना समय दिया गया। 6 महीना समय बात करने के बजाय कहा गया कि हम जो निर्णय लिया वो ठीक है और जिसको इस निर्णय को मानना है वो माने रहे और नहीं तो बाहर का रास्ता देखे। कांग्रेस वालों से भी हमने बात किया, कांग्रेस वालों ने भी ट्राई किया, लेकिन कांग्रेस की बात भी नहीं मानी गई। तो ये बात समझ करके कि अब जब कांग्रेस की बात नहीं मानी जाती है तो हम तो छोटी पार्टी हैं, हमारी बात क्या मानी जाएगी। तो स्वाभाविक है कि कोई विकल्प ढूंढता है, कोई विकल्प ढूंढ करके हम, चूँकि एनडीए में हम थे, माननीय नीतीश कुमार ने हमको मुख्यमंत्री बनाया। कहीं गलतफहमी हो गई थी दोनों के बीच में, आपस में मिलने के बाद वो सब गलतफहमियाँ दूर हो गई। आज हम उनके साथ हैं। मांझी साहब, तेजस्वी का कहना है कि जहां एनडीए में गए हैं मात्र 7 सीटें मिली, जबकि यहां पर ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे थे। एकदम बेबुनियाद बात है। कभी सीट की मांग हमने नहीं की। अपने राजनीतिक जीवन में राजनीतिक इच्छाएं हमने कभी किसी को नहीं कहा। एक इच्छा मेरी रहती है, विधानसभा में हम रहे हैं, विधानसभा के माध्यम से जनता की सेवा करें। क्या कितनी सीट मिलनी चाहिए, मंत्रालय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कौन मंत्रालय मिलना चाहिए, ये सब पर कभी हमने नहीं किया है। अगर वो कहते हैं कि हम 10 देते, 15 देते, 20 देते तो उनकी बात है। यहाँ जब हम आए हैं तो यहाँ हम अनकंडीशनल समर्थन किया है और इन पर छोड़ दिया था कि क्या आप करते हैं, और उन्होंने 7 सीट दी। हम समझते हैं कि हम इसी से सेटिस्फाइड हैं और 7 सीट में स्कोरिंग का सीट है हमको। आप देख लीजिएगा कि जिनको ज़्यादा सीट है वो कितना सीट जीतते हैं और हमको कम सीट है कितना सीट जीतते हैं। तेजस्वी को अनुभवहीन बता दिया और एनडीए की जीत का दावा जीतना मांझी करते हुए नजर आए। एक स्टेज जहां पर एक शख्स फर्राटेदार अंग्रेजी में क्रिकेट कमेंट्री करता है। ये शख्स सरकारी स्कूल में प्रभारी प्रधानाध्यापक है। इस शख्स की खासियत यह है कि वो किसी भी देश के कमेंटेटर की अंग्रेजी भाषाई स्टाइल में फर्राटे के साथ कमेंट्री की नकल कर सकता है। इस शख्स का नाम है वरुण देव सिंह और वो एक दिन सचमुच इंग्लिश कमेंटेटर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। एक बार सुन लीजिए। गेंद स्टंप से बाहर जा रही थी, फिर भी रोहित शर्मा को आउट दिया गया। क्या आप इससे सहमत हैं? No, I don't comply with the dismissal of the batsman Rohit Sharma. The ball was turning down the leg. Look at the direction of the ball. It was slightly down the leg, and the batsman was given LBW. This is no doubt a wrong decision on the part of the umpire. Rohit Sharma was stretching rather than dancing down the track. Look at the direction of the ball. It's going slightly down the leg, and he would have been given not out. And to my mind, I can't comply with the dismissal of the batsman Rohit Sharma in this one. गेंद स्टंप से बाहर जा रही थी, फिर भी रोहित शर्मा को आउट दिया। मेरा नाम वरुण देव सिंह है। संप्रति मैं प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय अहमदाबाद में कार्यकारी अप्रधानाध्यापक HM इंचार्ज के पद पर कार्यरत हूँ। क्रिकेट में कमेंट्री करना मैंने 1992 में स्टार्ट किया है, भागलपुर यूनिवर्सिटी से MSc करने के बाद। हालांकि पर्दे के पीछे मैं लगातार ही मैं पर्दे के पीछे कमेंट्री करता रहा हूँ। छोटे स्तर पर अकेले में बचपन से ही मैं करता रहा हूँ। 75 में मैंने पहली बार विश्व कप का फाइनल देखा था। मैं क्लास 5 में था और वो दिन मुझे याद है। उस समय मुझे अंग्रेजी बहुत हद तक आ गई थी। मैं उस कमेंट्री को सुनता था, उच्चारण समझने में थोड़ी दिक्कत होती थी। वरुण देव सिंह की ख्वाहिश पूरी हुए ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ आंख कान खोल के मैं अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए।